हो गया। तो पिछले क्लास में हम लोग लास्ट जो टॉपिक खत्म किया था गैस लॉ में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे खत्म किया था। हम लोग चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ रहे थे? मैं चार्ल्स लॉ आपको हम दो तरीके से बताया। एक आसान तरीके क्या बताया था कि अगर गैस पे पड़ने वाला दबाव और गैस का मास अगर कांस्टेंट रहे तो गर्म करने से गैस का वॉल्यूम, अगर बढ़ाएंगे टेम्परेचर को तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। कम करेंगे टेम्परेचर को, ठंडा करेंगे अगर गैस को, तो उसका वॉल्यूम कमेगा। वॉल्यूम कमने का मतलब डेंसिटी बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब, अच्छा किसी गैस को अगर हम गर्म कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट बता दीजिए। जब किसी गैस को गर्म कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है? गैस का मॉलिक्यूल फैल रहा है। इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं हम कि गर्म करने से गैस का मॉलिक्यूल का रफ्तार बढ़ जाता है। अभी कि गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर वो आसानी से हल्का हल्का मूव कर रहा है, लेकिन अगर गर्म कर देते हैं यहाँ के आसपास के माहौल को, यहाँ जहाँ पर गैस रखा हुआ जिस कंटेनर में, उसके ऊपर हम आग लगा दें या गर्म कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा? उसका रफ्तार, बोलो ना, गैस का रफ्तार बढ़ेगा। मतलब कि जितना गर्मी बढ़ेगा गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या? तो गैस अगर यहाँ पर था तो दूर पहुँच गया, दूर पहुँचने का मतलब क्या? रफ्तार बढ़ा तभी दूर पहुँचा होगा ना। तो जितना ज़्यादा गर्म करेंगे गैस का मॉलिक्यूल का रफ्तार उतना ही ज़्यादा तेजी से फैलेगा, गैस का मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और बढ़ने का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या ख्याल है? ठीक। तो और ठंडा कर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल का रफ्तार, एक तो सेम बताया आपको ये वाला कि वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ही कि रफ्तार बढ़ गया और वॉल्यूम कम होने का मतलब भी क्या है कि रफ्तार घट गया। तो एक सवाल ऐसे भी एग्जाम में आता है कि बताओ कि गैस अगर गर्म करें हम, अगर उसका प्रेशर फिक्स्ड हो और मास फिक्स्ड हो उसका, तो अगर गैस को गर्म करें तो उसके रफ्तार में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी आप? तो आप बोल सकते हैं कि उसका टेम्परेचर को बढ़ाने से गैस का और गैस के मॉलिक्यूल्स के रफ्तार में इंक्रीमेंट होता है, ज्यादती होती है, और ठंडा करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूल का रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। याद रहेगा ये बात। अब यही से क्वेश्चन जो पिछले का जो बताया था आपको हम कि गैस को ठंडा कर रहे थे तो उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। एक टाइम पे ये देखा कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, लेकिन ये बात प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं था, ये थ्योरेटिकली मुमकिन था। प्रैक्टिकली किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ से सवाल और पूछ देता है कि बताओ वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर गैस के मॉलिक्यूल का रफ्तार 0 हो जाता है? तो जवाब क्या होगा? वही -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस के वॉल्यूम का रफ्तार, मतलब वही हम पढ़े हुए की चीज़, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम के लिए मुझे क्या पूछेगा आपसे? आप उसका वेलोसिटी। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या होता है कि गैस का वेलोसिटी रफ्तार ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिकम 0। क्या ख्याल है? ये हो ना, बात वही है, कान घुमा का पकड़ा है। ठीक। अच्छा, अब क्या बताया था कि प्रैक्टिकली ये चीज़ मुमकिन नहीं। जब गैस को आप ठंडा करेंगे इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम हो रहा, वॉल्यूम कम होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम घटते घटते एक टाइम ऐसा आता है कि गैस लिक्विड में चली जाती है और फिर लिक्विड का वॉल्यूम कम। तो प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। थ्योरेटिकली चार्ल्स लॉ के मुताबिक ये बात साबित है कि गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उस वक्त तक अगर वो जिंदा है देखने के लिए तो शायद वो देख सकेगा, हम लेकिन नहीं रहेंगे, आपको शौक भी नहीं है, रह भी गएंगे तो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि गैस वॉल्यूम 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक बात हुआ। दूसरी बात यहाँ से आपको और एक बात बताने है क्या, ठीक है, अगर हाँ याद आ गया, तो गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर 0, ये भी थ्योरेटिकली मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब ठंडा करते करते जब गैस वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, पानी में लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो फिर उसका फिर गैस रहा ही नहीं वो। ठीक है, तो थियोरेटिकली ये भी मुमकिन, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है कि गैस का रफ्तार 0 हो जाए। क्योंकि क्या बताया था आपको हम कि गैस का अपना एक खूबी है, वो हमेशा मूव करते रहता है। आप गर्म करो नहीं करो वो
डाउन डाउन घूमते रहता। हाँ, उसका वो घूमना, उसका फिरना, उसका दौड़ना, उसका भागना आप तेज कर सकते हो, उसमें लगा दे फलीता, मतलब उसको थोड़ा गर्म कर दो उसको, तो क्या होता है वो भागा भागी। तो मतलब क्या कि ये जो गैस का जो रफ्तार जीरो हो जाए, माने 200 किलोमीटर मुमकिन मुमकिन ये भी नहीं है, गैस का रफ्तार किसी भी शर्त में जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैस फ्रीली मूव करता है, क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं के बराबर। ठीक है, याद रहेगा ये बात। अच्छा, चार्ल्स लॉ में जैसे बॉल्स में से ग्राफ बताया था, दो ग्राफ बताया था, एक बताया था आपको P वर्सेस V ग्राफ, और एक बताया था आपको PV वर्सेस P ग्राफ, है ना। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको हम चार्ल्स लॉ का ग्राफ बता रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग V वर्सेस T ग्राफ, V वर्सेस T ग्राफ। तो वो कैसा होता है, मान लीजिए ये एक्सिस है, इस एक्सिस में यहाँ पर वर्टिकली वॉल्यूम को प्लॉट किया गया और हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर को प्लॉट किया गया। तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ से ऐसे उठता है, यहाँ से इसको टच नहीं करें, ऐसा रहे ग्राफ का नक्शा, आपको सिर्फ नक्शा याद रखना है। चार्ल्स लॉ का V वर्सेस T ग्राफ ऐसा होगा। और यहाँ पर क्या इसको बोलते हैं ओरिजिन, यहाँ पर कौन कौन जीरो है, वॉल्यूम भी जीरो और टेम्परेचर भी जीरो। अब सोचते हैं सर ये ग्राफ शुरू यहाँ से क्यों नहीं हुआ, अगर मान लेते हैं अगर ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता तो हम लोग का सारा लॉजिक बिगड़ जाता। हम जानते हैं गैस का वॉल्यूम जीरो कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब अगर मान लीजिए अगर कोई आदमी गैस का वॉल्यूम यहाँ पर मेजर करना चाह रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है जीरो, वॉल्यूम कितना है जीरो, तो टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, ऐसा कभी हो सकता है ना। थ्योरी के बाद मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में थ्योरी के खिलाफ बात हो रहा है, इसलिए ग्राफ कहाँ से बनाया था, यहाँ से। मतलब ये लाइन कभी भी वॉल्यूम को टच यहाँ टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इस गैस का जो वॉल्यूम कभी जीरो, इसीलिए जीरो नहीं सकते, इसलिए कभी भी इसको टच नहीं करता। समझ में आ रही है। तो ये आपको समझना नहीं है, आप याद रखिए कि V और T ग्राफ ऐसे ही बनता है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो भी और अच्छी बात है। ठीक है, और आपको बहुत समझ में आया तो फिर आपको गूगल में साइट देना पड़ेगा, तो सारा बात आपको समझाएंगे, हम नहीं समझाएंगे, जहाँ पढ़ेगा वहाँ को समझाएगा। ठीक है, बात क्लियर, यहाँ तक बात समझे। अब आइए एक और बात सुनिए, हम लोग एक पढ़ा भी क्या कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी केल्विन, सॉरी सेंटीग्रेड है ना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जा रहा था, किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जा रहा है। और हम लोग इसको तो एक स्केल तैयार किया गया है, स्केल किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग लंबाई को नापने का स्केल होता है, वैसे टेम्परेचर को नापने का भी अपने स्केल होता है। जैसे एक होता है सेंटीग्रेड नापने वाला स्केल, जो हम लोग घरों में कभी कभी लगाते हैं कि आज गर्मी कितना नापने के लिए। एक होता है बुखार नापने वाला थर्मामीटर होता है, उसे क्या नापते हैं हम लोग, बुखार नापते हैं, तो किसमें होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। बुखार 98 पॉइंट या 102 डिग्री जो आपका आता है वो किसमें आता है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता, किसमें होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। बात समझ में आ रही है। अगर किसी को 101 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार इसमें किसमें, वो फ़ारेनहाइट में। अगर 101 डिग्री अगर सेल्सियस डिग्री होगा ना तो जल के फट के टिका जाएगा, पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा, इतना कहीं बॉडी गर्म। तो हम लोग का जो गर्मी है वो कौन सा है, ये वाला है। नॉर्मल कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का। इसका मतलब नहीं कि 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड इतना भी हो जाएगा अंदर का सब चल जाएगा अंदर का। बात समझ आ रही है। तो ये है हम लोग का फ़ारेनहाइट में, ठीक, जो नापते हैं हम लोग, जो बुखार का नापते हैं टेम्परेचर, थर्मामीटर तो किसमें नापते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो बोलने का मतलब है कि इस टेम्परेचर को नापने का भी कई सारा स्केल बनाया गया। ठीक, एक बनाया गया फ़ारेनहाइट स्केल, एक बनाया गया सेल्सियस स्केल, वैसे एक बनाया गया है केल्विन स्केल। ठीक, बात समझ आ रही है। तो केल्विन स्केल में इसके बारे में पढ़ना, क्या पढ़ना है, केल्विन स्केल। ये किसका स्केल है, केल्विन एक स्केल है, स्केल ऑफ टेम्परेचर। जिसका थर्मामीटर होता है और सेंटीग्रेड नापने वाला आला होता है, ठीक उस तरह से एक स्केल और भी है, क्या नापने का, टेम्परेचर नापने का। स्केल का नाम क्या है,
केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसका नाम केल्विन क्यों पड़ा? क्योंकि केल्विन नामी साइंसदान है, साइंटिस्ट सबसे पहले नाम उसका है विलियम थॉमसन केल्विन, जो भी नाम है आप समझिए उसका, मतलब केल्विन नामी साइंसदान है जिसको तैयार किया था। क्या खूबी इस स्केल का? इस स्केल में क्या किया था इन्होंने? अपना स्टार्टिंग पॉइंट किसको बनाया था? -273 डिग्री सी को। इसको मान के बनाया -273 डिग्री सेंटीग्रेड को, जो उन्होंने स्केल जो बनाया -273 डिग्री सेंटीग्रेड को सबसे लोवेस्ट पॉइंट मान के स्केल बनाया। जैसे हम लोग स्केल में लंबाई नापते हैं ना, जीरो शुरू होता है, 1 2 3 4 से होता है ना, हर स्केल शुरू जीरो से होता है। तो उसी तरह से टेम्परेचर स्केल बनाया गया केल्विन के जरिए, जहाँ पर सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या रखा गया? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस स्केल को क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल बोलते हैं। तो पूछ लेता है कि बताओ कि केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में सबसे लोवेस्ट पॉइंट कितना? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या चीज़ है? तो आप बोलेगा वो स्केल जिसको केल्विन ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को सबसे लोवेस्ट पॉइंट मानकर जो इसके तैयार किया टेम्परेचर का, इसका टेम्परेचर का, उसको बोलेंगे केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। इस स्केल यहाँ पर बात समझ आ रही है, और इसको हम लोग जीरो केल्विन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीरो के, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड का इस नाम रख दिया जीरो के। बात समझ में आ रही है? तो जीरो के का मतलब क्या? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री का मतलब जीरो केल्विन, ये मतलब केल्विन, और जीरो केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहेगा? तो केल्विन ने जो स्केल तैयार किया टेम्परेचर का, जिसमें क्या किया उसने? -273 डिग्री सेंटीग्रेड को सबसे लोवेस्ट पॉइंट मान के स्केल बनाया, उसका नाम है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम जीरो के भी बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड और जीरो के बड़ा है, ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स में दोनों एक ही है, ठीक है ना। कभी कभी ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ऊपर लिखा रहेगा पॉइंट नंबर 1 में -273 डिग्री सी, और कई बच्चा में लिखा रहेगा जीरो के, मैच करो। कैसे लगे मैच करें? क्योंकि दोनों एक ही इन्फॉर्मेशन मैच कर सकता है, ब्लैक कर सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। आपको याद रखना है क्या कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड और जीरो के दोनों एक ही है, अलग अलग स्केल में उसका अलग अलग नाम है। अगर हम सेल्सियस में देख रहे हैं तो नाम उसका -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी को देख रहे हैं केल्विन स्केल, नाम क्या है उसका? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, एक मार्क्स का, कभी कभी एमसीक्यू में आता है। आपको दे देगा टेम्परेचर और बोलेगा इसको आप केल्विन स्केल में चेंज करो। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको दे देगा, आपको दे दिया कि बोला कि बाबू ये वाला 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, इसको आप केल्विन में चेंज कीजिए। एक मार्क्स चलेगा क्वेश्चन कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन स्केल में चेंज कीजिए। 27 डिग्री किसमें? सेल्सियस में, इसको केल्विन में चेंज कर, कुछ नहीं करना है, 273 ऐड करना, क्या ऐड कर देना है? 273 ऐड कर देना है, मतलब आप 273 ऐड कर दें, और इसमें 273 डिग्री को इसमें ऐड कर दें, तो कितना हो गया वाला? 300 है ना, ठीक। मतलब कि आपको एक सैंपल लिख के दिखा दिया, अब आप कुछ भी दे सकता है, आपको 27 दे आपको, तो अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ केल्विन में जाना है, आप उसमें ऐड कर दें। बात समझ में आ रही है? और भी कैसे कभी कभी क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दिया हुआ रहेगा 400 केल्विन, बोलेगा बताओ इसका डिग्री सेंटीग्रेड में कितना वैल्यू है, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे? 400 से 273, कितना बचेगा जी? बोलिए 127 ना, बोलो ना जी, ये बचेगा ना। तो हम एक सिंपल लिख के दिखा दिया, आपको याद क्या करना है कि केल्विन से अगर सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो 273 ऐड करेंगे, और अगर केल्विन से जाएंगे सेल्सियस में तो 273 माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई? देख लेंगे एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसको और कैसे ट्विस्ट यहाँ पर कहानी पैदा करता है, और कहानी में ट्विस्ट क्या पैदा करता है, एक सवाल यहाँ से और पूछ लेता है कि बताओ केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में
और सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। तो मान लेते हैं हम लोग कि सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर T डिग्री सी है, T डिग्री सी है, ठीक है। तो उसका वैल्यू केल्विन में कितना होगा, इसका वैल्यू केल्विन में कितना होगा। तो T डिग्री सी के बराबर क्या होता है, 273 प्लस P केल्विन। ठीक, ये क्या चीज है, सेल्सियस में और केल्विन के बीच का रिलेशन है। ये वही चीज आपको हम बता रहे हैं, ये वही चीज आपको हम बता रहे हैं। यदि हम आपको सैंपल देके लिखा दिया, यहाँ पर बता दिया, एग्जाम्पल देके बता दिया, यहाँ पर एक मिसाल दिया आपका 400, यहाँ 27 मिसाल दिया, आपको यहाँ 500 दे सकता है, आपको यहाँ पर 600 केल्विन दे सकता है, यहाँ पर आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जा सकता है, आपको यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जा सकता है, वो आपके मन से आप चेंज कर लीजिएगा उसको, ठीक है। और यहाँ पर एक उसी वही बात जो यहाँ पर किया उसी का बदलाव आवश्यक कर, समझ लीजिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आपको सिर्फ याद कर लेना है, क्या बोल करके कि डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, T डिग्री सी इक्वल टू 273 डिग्री प्लस T, बाद में क्या लिखा वो केल्विन, ठीक। वही क्या देखो, जो T डिग्री सी को केल्विन में चेंज करने के ऐड कर 273 है ना, बात समझ में आ रही है, पक्का। अब यहाँ से कहानी में और क्या कुछ पैदा करता है, सारा बात सुन लीजिए। आपसे बोलेगा ऐसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट को केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में लिख के दिखाओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट को केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में लिख के दिखाओ। जब पूछते हैं सारा सवाल, आपको सब पता रहेगा, सवाल नहीं पढ़ पाइएगा या नहीं दे पाइएगा जवाब। क्या करना होगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में चेंज करो। तो पहले सवाल में जहन में ये बात आनी चाहिए कि सर पानी उबलता है कितना डिग्री पर, सभी जानते हैं। तो पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं, पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता है ना। तो आपसे क्या पूछा है, घुमाकर बात हुआ, आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है ना, मतलब हुआ। अगर आपसे बोल रहा है 273 डिग्री है, सॉरी आपको बोल रहा है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट को आप चेंज करो केल्विन में, तो किसको बोल रहा है वो, आधा बार पेड़ में रखा है, इसको बोलने का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 100 डिग्री पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री से पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया वाला, केल्विन हो गया ना 373। बात समझ में आ रही है, पक्का क्लियर है, कर लेंगे चेंज। अब कभी कभी एग्जाम ऐसे नहीं जाए ट्रू फॉल्स में कि बिटवीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 373 केल्विन में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो बराबर है। तो ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, फर्क सिर्फ ये सेल्सियस में है। पूछेंगे ऐसे तो दिमाग घुमा गया, अब जो आज नहीं आया वो अगले दिन भी नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, सवाल कैसे कैसे आता है। अच्छा और सवाल सुन लीजिए, आपसे बोलेगा कि बताओ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल में कितना है, बोलो। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, पहले बताओ सेल्सियस में कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री सी बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री सी, ठीक है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, पानी बर्फ बन जाएगा इस पे, तो इसका केल्विन इसका वैल्यू कितना होगा, हमको करना क्या है, हमको 273 को घुसेड़ देना है। क्या करेंगे, 273 प्लस 0 यानी कि 273, ठीक ना। तो यहाँ पर 273 जीरो में कौन बड़ा है, 0 डिग्री सी और 273 में कौन बड़ा, दोनों बराबर है। बात सर क्योंकि दोनों पढ़ा को शुरू में लिखाया भी है, कहाँ लिखाया बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में लिखाया भी है, 0 डिग्री सी लिखा था, फिर एरो देके बनाया था। आप देखो यहाँ पर 273 केवी बोलते हैं, इसको बाद में समझेंगे क्या चीज़ है, समझ में क्या चीज़ है, पक्का। तो आपका 0 डिग्री सी और 273 दोनों एक ही चीज़ है, समझ में आया क्यों एक ही चीज़ है वो, पक्का।
अभी अगर आप यहाँ पूछ रहे हैं बताओ 0 डिग्री सी और 0 डिग्री के में कौन बड़ा है? अगला है करे ये बड़ा है, क्योंकि इसको जब कैरी में चेंज करेंगे तो 273 क्यों हो जाएगा ये। आप बोलो कौन बड़ा, कौन बड़ा है? अगर हम बोले दोनों में कौन बड़ा है तो कैसे चेक करेंगे? दोनों को एक ही स्केल ऑफ टेम्परेचर में ले आएंगे, तभी मालूम कराएंगे बड़ा कौन है और छोटा कौन है। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो यहाँ पर आप इसको देख के नहीं बोल सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये देख मिसाल दिया, मान लीजिए अगर आपको वैसे बोले बताओ 40 डिग्री सी और मान लीजिए 120 डिग्री केल्विन, कौन बड़ा है? आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप तो इसको केल्विन में चेंज करना होगा। आप चेंज करेंगे तो इसको 2 ऐड करना होगा, कितना हो जाएगा 200 या 312 हो जाएगा ये बड़ा हो गया। मेरी बात से फिजिकल ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे करके पेज घुमा घुमाए क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ गई मेरी? यहाँ जैसा सर बात बताया कि केल्विन को सेल्सियस और केल्विन में कैसे ले जाएंगे, केल्विन को सेल्सियस में कैसे ले जाएंगे, समझ में आ गया बात? दोनों के बीच क्या रिलेशन है, भी समझ में आ गया बात? फिर बता दिया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो बोले केल्विन में निकालने तो निकाल लेंगे इसको कैसे भी, ये भी निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट भी। और अगर आपको मुंह खोल के बोल दिया कि बताओ 50 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू केल्विन में कितना हो चाहते हैं ऐड कर देने के लिए। बात समझ में आ गई? जितना पॉसिबल केस बता दिया, उसको पॉज करो और डाल दो, पॉज करना सिर्फ करना। चलो सुनो, तो लास्ट में जब बॉयल्स लॉ पढ़ाए थे तो लास्ट में बॉयल्स लॉ में फॉर्मूला बताया था, हम क्या बताया? P1 और P2 बताया था। वैसे ही चार्ल्स लॉ का भी एक फॉर्मूला होता है, चार्ल्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ही चार्ल्स लॉ 2 तरीके से बताया है, एक तो बताया आसान तरीका वाला, एक बताया कौन सा वाला 1/273 हिस्सा वाला, है ना, 2 पॉइंट बताया। तो जो आसान वाला क्या बताया था कि V प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था, T बताया था ना। यहाँ पर कौन 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 फिक्स था? प्रेशर एंड मास, दोनों फिक्स था। पक्का? तो फिर हम लोग कांस्टेंट लगा, जो भी लगाना लगाएंगे, क्या होगा सर? कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पर कांस्टेंट का K लगा दिया, नहीं था जी। यहाँ पर C क्या था, K के बारे में क्या बोलेंगे? K इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो वैसे ही जिस तरह ये फॉर्मूला निकला, इससे बहुत स्वास्थ्य है, यहाँ से फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला कौन सा होता है? वो फॉर्मूला होता है V1/T1 और V2/T2। इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी इसको हम लोग ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, V1/T2 और V2/T1। ये मतलब इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब मालूम हो ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है जब बनाएंगे न्यूमेरिकल तब लोग, क्योंकि इस काम पे जोर से इसका दे रहे हैं। इसके ऊपर करते हैं गैस लॉ में एग्जाम में एक क्वेश्चन नंबर साथ में जोड़ के 3 नंबर का दे देते हैं, और 3 नंबर बनाने में आपको 3 मिनट भी नहीं लगता है। और सरकार याद कर रहे हैं, पूछा नहीं या वो सवाल दिया वाले फॉर्मूला को याद करना है, तो भी सवाल देगा बनाने। जब आप सवाल सॉल्व करेगा आपको मालूम रहेगा अपने आप। याद रखिए आप V1/T2 = V2/T1, या फिर ये वाला याद कीजिए, खुद भी याद कीजिए। कैसे मालूम होगा ये वाला फॉर्मूला रहेगा, उससे बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या 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 बोल रहे हैं, कैसे मालूम होगा? जब गैस का मास और उस पर पड़ने का दबाव फिक्स रहेगा। सवाल में लिखा रहेगा कि प्रेशर फिक्स और मास फिक्स। आप समझ जाइएगा किसके बारे में बात हो रहा है, फॉर्मूला रहेगा ये वाला, याद रहेगा? पक्का? अच्छा, इसके बाद ग्राफ बता दिया, इसका ग्राफ बता दिया ना। चलिए हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट जीरो भी बता दिया, सबको बता ही दिया इधर। ठीक है, हम लोग चलते हैं कॉम्बाइंड लॉ पढ़ते हैं। चार्ल्स और बॉयल्स लॉ का कॉम्बाइंड लॉ, तो छाप लीजिए जरा पहले आप लोग, इसको पॉज कर दीजिए। भाई लास्ट में बता रहे चुप कॉम्बाइंड आवाज आ रही है, नहीं पड़ेगा, छुट्टी देगा।
चार्ल्स लॉ और बोयस लॉ का कंबाइंड फॉर्म, इसको हम लोग शॉर्ट में गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। और भी नाम इसका बाद में दिखा देंगे। तो चार्ल्स लॉ और बोयस लॉ का कंबाइंड फॉर्म, हम लोग बोयस लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर गैस का मास और उसके ऊपर पड़ने वाला टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो दबाव देने से गैस का वॉल्यूम कम होगा, दबाव कम करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। चार्ल्स लॉ में क्या देखा कि जब गैस के ऊपर पड़ने वाला दबाव और गैस का मास कांस्टेंट रहेगा तो गर्म करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठंडा करने से गैस का वॉल्यूम घट जाएगा। यही था ना, जल्दी बोल दिया, याद है इसका, ठीक है ना। लेकिन हम क्या शुरू बोल्स में क्या देखा था हम लोग, वहाँ पर कांस्टेंट कौन था, टेम्परेचर, मास तो दोनों में कांस्टेंट है, छोड़ दो उसका। बोल्स में देखा हमने क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। चार्ल्स में क्या देखा क्या कांस्टेंट है, ये तो करना पड़ रहा था ना, बताया था शुरू में क्या एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ऐसा माहौल रखा जाता है कि अगर हम बोल्स लॉ अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आसपास का टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। तो ज़्यादातर ये सब काम कहाँ किया जाता है, लैब वगैरह में किया जाता है जहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। वैसे अगर हम लोग चार्ल्स लॉ अगर हम एक्सपेरिमेंट प्रूव करना चाहें तो वहाँ भी यही बात लागू होगा। लेकिन ये हर बार मुमकिन है, अगर हम यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहें इस कमरे में तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, ना तो टेम्परेचर फिक्स्ड है और ना यहाँ पर गैस से पड़ने वाला दबाव फिक्स्ड है। अब आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, फिक्स खिड़की खुला हुआ है, हवा तेज चलेगी, दबाव यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ गर्मी बढ़ गई, सूरज निकल के अचानक छाँव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा मौसम, तो आप इसको मेंटेन इस कमरे में नहीं रख सकते। तो आम हालत में क्या होता है कि टेम्परेचर और फिर दोनों वेरी अगर हो तो उस टाइम क्या हो, एक कंटेनर में गैस, पानी का बोतल दे वाला, ये कंटेनर में ये गैस भी रखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको हम ढक्कन खोल दिया, इन जगह मेरा मोबाइल खोल दिया, ये ढक्कन खोला हुआ, ठीक है। मान लीजिए अभी क्या रखा हुआ, गैस रखा हुआ है, गैस में, तो इसके आसपास का भी टेम्परेचर भी कुछ है और प्रेशर भी कुछ है। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो दोनों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वो पता नहीं, कभी हवा तेज चलेगी, कभी हवा स्लो चल रही है आहिस्ता, अभी कुछ सेकंड में कुछ मिनट में ये मौसम ठंडा हो सकता है, कभी गर्म हो सकता है, तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कंबाइंड लॉ किस क्यों बनाया गया कि अगर कभी ऐसा हो कि मतलब कि टेम्परेचर ही बढ़ रहा है और घट रहा है और प्रेशर भी घट रहा है बढ़ रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त चार्ल्स लॉ और बोयस लॉ को मिलाकर काम करना क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा बात पे, बताएं। तो हम लोग बोयस लॉ के मुताबिक क्या देखा, अकॉर्डिंग टू बोयस लॉ, बोयस लॉ में क्या देखा हम लोगों ने कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सही देखा ना जी, क्या था, व्हेन E and M are fixed, ठीक ठीक उस तरह से हम लोग क्या देखा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या होगा हम लोगों को बताओ, हाँ जी, यहाँ पर एक शब्द लिख देते हैं, बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना जी, when P and M are पास में आ रही है। अच्छा, इसको हम यहाँ पर ये लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या एक ही मान है दोनों का, तो उसको हम बताइए लिख करके, उसको ऐसी बात तो एक ही, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे, हम लोग दोनों लोग कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने का मतलब क्या है, देखिए ये साइन किसका है,
वेरिएशन का। वहाँ पर एक लॉ जब हम पढ़ाएंगे मैथ के, जब पढ़ाएंगे वाला तो समझा देंगे कैसे कंबाइन होता है। अब इसी कंबाइन कर दे रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर कंबाइनिंग, कंबाइनिंग वर्ड्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, दोनों कंबाइन करेंगे क्या होगा, तो कंबाइन करेंगे क्या होगा, यहाँ होगा v प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू t, मतलब क्या कि दाएं तरफ वाला दोनों जरब हो जाएगा। ये लाइन आया कहाँ से, इसको बोलते हैं जीरो ज्वाइंट वेरिएशन। चलो जब लोग पढ़ेंगे ना वेरिएशन, पढ़ेंगे ना वेरिएशन, तो ये लाइन कैसे आया क्यों आया वहाँ समझाएंगे आप लोग, ठीक है। अभी दोनों को मिला दिया, तो कितना हो गया यहाँ पर v इक्वल टू e को क्वेश्चन टू p बाई p ना, बात समझ आ रही है, क्लियर ध्यान देगा, क्लियर ध्यान देगा। क्या करेंगे हम लोग, अब इस कांस्टेंट को हटाएंगे, इस कांस्टेंट को हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे के लगाएंगे, आर लगाएंगे। आर क्यों लगाएंगे, जो निकाला जो लॉ बनाया वो आर माना, इसलिए हम लोग क्या मान रहे हैं आर। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आर क्या चीज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या होगा, पी यहाँ चला आएगा ना, तो पी इक्वल टू क्या हुआ, पी इक्वल टू आर, बात समझ में आ रही है। फिर आर क्या चीज है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। इस आर का अपना एक और भी नाम, इस चैप्टर में उसका अपना एक खास नाम है, क्या इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक समझ आ रही है बात। और इस जो इक्वेशन जो ड्राइव हुआ इसी को बोलते हैं कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, और जो निकाला कॉम्बाइंड लॉ ऑफ चार्ल्स लॉ यही वाला लॉ वाला, और इसी का नाम क्या है, गैस इक्वेशन, इसी को बोलते हैं गैस इक्वेशन, या इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। बात समझ में आ रही है। तो इक्वेशन जो ड्राइव किया इसी को बोलते हैं कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बोल्स लॉ, उसी का नाम है गैस इक्वेशन, इसी का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से फंक्शन आर लेट किया, वो आपका कांस्टेंट है, इसका अपना खास नाम क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एग्जाम में आपसे अभी आप लोग जो मॉडल टास्क मिला, एक्टिविटी टास्क मिला था, उसको इसी का इंटीग्रल ड्राइव करने को बोला था बहुत, अभी आप काम बाकी इसमें, इसको पॉज करो, फिर डालो, जल्दी डालो, जल्दी डालो। सुनो, ये पी वी आर इक्वल टू आर टी क्या है, गैस इक्वेशन है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। जहाँ पर आर क्या चीज है, आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला लिखा, ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ पी वी इक्वल टू आर टी, ये किसके लिए है, ये 4 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये गैस का एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। और अगर इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए करेंगे तो यहाँ बोलेंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी मतलब क्या, 4 एन मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ लिखेगा 5 आर टी, तो आपसे पूछ लेगा बताओ इसका मतलब क्या हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये वाले क्वेश्चन कितने मॉलिक्यूल्स के लिए है, 5 मॉलिक्यूल्स के लिए। बात समझ में आ रही है, तो याद रखेगा ये बात। अच्छा, उसके अलावा इसका एक फॉर्म और भी है, वो एक फॉर्म क्या चीज़ है, पी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, डब्ल्यू बाई एम आर टी। अभी डब्ल्यू क्या चीज़ है, एम क्या चीज़ है, तो ये भी आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका माने क्या हम लिख दे रहे हैं, उसका माने क्या है हम लिख दे रहे हैं। उसका माने ये है कि यहाँ पर जो एम लिखा हुआ है, एम
ये जो एम है ये उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, इसे याद रख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। जो गैस, जिस गैस के बारे में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा, उस गैस के मॉलिक्यूल्स का, बोलो ठीक है। और यहाँ W क्या चीज है, W मतलब जितना वेट का गैस ले रहे हैं, वेट ऑफ गैस, ठीक। तो जो गैस ले रहे हैं उसका वजन, और एम मतलब क्या, उसका मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर ये W/m किस जगह में लिखा, एन की जगह में लिखा ना, तो एन इक्वल टू क्या लिखा, W/m। तो इसको यहाँ पर इस एन को बोलते हैं मोल, क्या बोलते हैं उसका, मोल, याद रहेगा। और यहाँ पर तो मोलिक्यूल्स को मोल ही लिखो। ये किसके लिए, एक मोल के लिए, किसके लिए, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, किसके लिए, 5 मोल्स के लिए। यहाँ पर W/m का मतलब क्या, W मतलब गैस का जो वेट का गैस है वो उसका वेट, और m मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या चीज़ आगे समझाएंगे अगले दिन में, ठीक है। अभी से आपको काम क्या करना है, याद रखना है। उसके अलावा आखिरी बात जो बोलना है आपको अभी, वो R का यूनिट। अगले दिन बहुत सारे बच्चे से मार खाने वाला है, इसीलिए इसको अच्छे से याद करके आओगे। यूनिट ऑफ R एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, अब वो ड्राइव करने भी दिया गया है एक्टिविटी टास्क में। यूनिट ऑफ R, इसको बहुत बढ़िया से याद करके आइए। यूनिट के साथ उसका वैल्यू भी याद करना आपको, आगे जाओगे बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए R का वैल्यू, R का यूनिट सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है अर्ग। आसान भाषा में लिख रहे हैं हम, अच्छा हम इसको लिख रहे हैं ऐसे, पहले बता दे रहे हैं आप कैसे लिख सकते हैं। अर्ग पर मोल पर केल्विन, ये मतलब अर्ग पर मोल पर केल्विन। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अर्ग मोल के ऊपर पावर -1 दे जाएगा और के ऊपर पावर -1, एक ही है, ठीक है। उसके बाद एसआई सिस्टम, एसआई मत मारो ऐसे, जूल पर मोल पर केल्विन, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ये अर्ग, जे का मतलब क्या, जे का मतलब आपका जूल है, तो जे मोल माइनस केल्विन माइनस। इसके अलावा फिर आपका एक और यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर में, ये भी एक चीज, एक यूनिट है। क्या, किस नाम से हम उसको पुकारेंगे कि बोलेंगे बताओ आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में कितना है, तो क्या जवाब उसका होगा, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। या इसको अगर लिखे ऐसे तो क्या होगा, लीटर एटमॉस्फेयर मोल और केल्विन, ठीक। फिर हम पूछ लेंगे वो आर का वैल्यू कितना है सीरीज सिस्टम में, तो उसका वैल्यू आपका है 8.314 10⁻⁷। इसमें इसका वैल्यू है 8.314, यहाँ पर इसका वैल्यू है 0.0826। इतना आज के लिए काफ़ी है, इतना आपको याद करके आना। कैसे पूछेंगे आपसे, बोल दे रहे हैं आपसे, हम बोलेंगे बताओ आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में कितना है, तो आप बोलेगा 0.0826। हम पूछेंगे यूनिट बोलो तो बोलो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। या पूछ लेंगे आर का वैल्यू एसआई सिस्टम में कितना है, तो बोलेंगे 8.314, ठीक है। दिमाग में पकड़ाने वाला है, शुरू से लेके यहाँ तक का सुनेंगे, तो अगले दिन बुलेगा और कम रहेगा इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको डाल लीजिए, आप इसको कर दीजिए।